अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक अफसोसनाक वाक़े से करना चाह रहा हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट कर्क में हुआ। वहाँ एफसी के किले पर मिलिटेंट्स ने क्वाड काप्टर के ज़रिए हमला किया। 5 एहलकार शदीद ज़ख्मी हो गए। अब इन ज़ख्मी एहलकारों को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। रस्ते में फिर मिलिटेंट्स गात लगा के बैठे हुए थे और उनकी फायरिंग से 3 एहलकार शहीद हो गए। नाजरीन, ये एक मुश्किल टाइम है। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको एक बड़ा चैलेंज आ रहा है बीएलए के महाज पर बलूचिस्तान में और टीटीपी से जो कि इधर केपी में आ रहा है। और इन दोनों के पीछे इंडिया है, इन दोनों के पीछे अफ़गानिस्तान है। अब मसला ये नहीं है हम क्या अफ़गानिस्तान या इंडिया से ये तवक्को करें कि वो हमारे साथ अच्छा पेश आए। मेरा ख्याल है कि उनसे हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिस चीज़ पे मुझे अफसोस है वो अपने लोगों से है जो अपने एक एक बज़ाहिर हमदर्द लगते हैं, लेकिन वो कोई किसी और एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं या कि वो कुछ ज़हनी तौर पे कुछ इस तरह से मफलूज हो चुके हैं कि उन्हें खुद आइडिया नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। आज मैं सुबह एक ट्वीट पढ़ रहा था। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट का ट्वीट है, यानी कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट। वो कहते हैं जी कि एक बहुत ख़तरनाक खबर। एक सीनियर और ज़िम्मेदार अफसर जो अभी अभी पाकिस्तान से निकले हैं वो कहते हैं कि फ़ौज और एयरफोर्स के चंद नहीं बल्कि हज़ारों अफसरों ने अपने इस्तीफ़े जीएचक्यू को भेज दिए हैं और एक अफरा तफरी मचा दी है। इन अफसरों में फ़ौज के कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और एयरफोर्स के फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर हज़ारों में शामिल हैं और कुछ ब्रिगेडियर और विंग कमांडर भी हैं। फ़ौजी जितना सख्त परेशान है और उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे। झूठे बहाने बनाकर उनसे टाइम मांगा जा रहा है कि कुछ और टाइम दे दें, बस कुछ होने वाला है, और इस तरह की चालाकियाँ। जनता यानी फ़ौजी जनता एक या दो नई लड़ाइयाँ शुरू करना चाहती है ताकि इन अफसरों को महाज पर भेज सके और अपने अपनी जान बचाई जा सके। क्या ये अफसर आसम मुनीर की लड़ाई लड़ेंगे या मुसलमानों को इसराइल की हाथर मारेंगे, मुश्किल है। सब अफसरों ने आसम मुनीर और कुछ जर्नैलों की तबाहकुन पॉलिसियों के खिलाफ के खिलाफ फैसला दे दिया है। इस अफरा तफरी का क्या नतीजा निकलेगा, कुछ भी हो सकता है, मगर ये बात यकीनी है कि बड़े अफसर भागने को तैयार हैं और नए नए जहाज़ भी मंगवा लिए हैं। पाकिस्तान की लफाज करे। नाजरीन, ये जो ट्वीट था ये शहीन साहब भाई साहब का था जो कि ख़ुद अमेरिका में, जो इधर से भाग के अमेरिका में बैठे हुए हैं, और उनका ये ख्याल है कि बहुत सारे जो फ़ौजी अफसरान हैं वो भी इस जहाज़ की तलाश में हैं कि जिधर से वो बैठ के अमेरिका चले जाएँ। शहीन साहब, हम आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। मुझे नहीं आइडिया था कि मुझे आज आप पर ये प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन आपने मजबूर कर दिया है। हम आपको एक बड़ा एक जर्नलिज्म का एक जाइंट समझते थे। हम आपको बड़ा एक मोतबर साफ़ी समझते थे, अगरचे जब हम समझते थे उस टाइम भी लोग एतराज़ करते थे, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो एतराज़ लोगों का गलत है। लेकिन खुदारा ये जिस तरह आप कोई जहाद कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि उनको रिटायर होकर घर जाना चाहिए। आप भी अभी को मुंडे खुंडे नहीं हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है। और जिस तरह की आप ट्वीट करते हैं इससे लगता है कि जैसे आप मेंटली एक साउंड कंडीशन में नहीं हैं। तो खुदा रहा ज़रा अवॉइड किया करें। आपके ये जो ट्वीट हैं इनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप जो लड़ाई का आप हिस्सा नहीं हैं, यानी कि आप फ़ौज में नहीं हैं, आप दूसरी साइड पे खड़े हैं ना, फ़ौज के दूसरी साइड पर खड़े हैं। सियासी तौर पे आप उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह की ये ट्वीट कर रहे हैं आप उनका मोराल डाउन कर रहे हैं। और ये बिल्कुल एक बेबुनियाद किस्म की आपने बात की है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और मैं इसलिए मुझे आप पर ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मैं अगर ज़ाती तौर पे ना जानता होता तो मैं समझता कि शायद आपकी बात में कोई वज़न है, लेकिन आपने बहुत मायूस किया है। खुदारा अपना को ख्याल करें, अपनी इज़्ज़त का ख्याल करें। आप इस हद तक ना जाएं। मैं आपको बताऊं कि मैं चौथी पांचवी दफ़ा ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं आपके ज़िक्र पर आके फिर मैं वापस गया हूं कि नहीं, मैं कोई बेहतर रिफॉर्म कंडीशन में मैं गुफ्तगू करूं। लेकिन जितनी मैंने बात की है, मेरा ख्याल है कि आप समझें कि मेरा एक कंट्रोल्ड किस्म का प्रोटेस्ट है। तो खुदारा मेहरबानी फरमाएं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक आज सोशल मीडिया पे वायरल एक बलोच के बारे में है जिसका नाम है सलीम बलोच। अब पता नहीं ये सालम बलोच है या सलीम बलोच है, मैंने इंग्लिश में इसको पढ़ा है। अब इसके बारे में ये इतलात हैं कि ये मारा गया है।
इसको BLA ने ओन किया, उन्होंने कहा कि ये हमारा कमांडर था। अब यह है कि जो उसके हमायती हैं वो इसकी मौत को किसी और तनाज़र में देखते हैं और जो उसके मुखालिफ हैं वो और तनाज़र में देखते हैं। तो क्या यानी कि है क्या, वो कहते हैं जी कि बेसिकली ये भी जबरी गुमशुदगी का शिकार हुआ था और उसके बाद ये BLA में इसने शमूलियत इख्तियार की थी। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है कि ये तालीम हासिल करने के लिए लाहौर गया था, यानी कि ये बलोच जो है ये लाहौर गया था, उधर हिस्ट्री में मास्टर कर रहा था, उधर से इसको उठा लिया गया। ठीक है, अब यह है कि वक्त ने साबित किया कि जब इसको उठाया गया था ये कोई इतना मासूम आदमी नहीं होगा। इसको उठाया गया, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें अगर साबित नहीं हुई तो उन्होंने इसको बाद में रिलीज़ कर दिया। यानी कि हो सकता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई उनका सिंपथाइज़र हो या जो भी है, लेकिन इसने जो उठाने वाले हैं उनको भी बाद में एक तरह का एक विंडिकेट करने की कोशिश की थी कि आपने कोई गलत काम नहीं किया था। वो कैसे, ये उठाया गया जुलाई 4 को 2023 को और इसको छोड़ दिया गया अगस्त 9 को, अगरचे इसका बहुत ज़्यादा मिसिंग पर्सन में ये नाम चलता रहा जी कि वो जबरी गुमशुदगी का शिकार आदमी है। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, और जब ये अगस्त में आ गया, जुलाई में गया, पकड़ा गया, अगस्त में उन्होंने छोड़ दिया और सितंबर में इसने जाके BLA ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब यह है कि इसमें टेंडेंसी पहले से मौजूद थी, लेकिन वो इसको जो उसके सिंपथाइज़र हैं वो ये बयान कर रहे हैं जी कि उसके बाद जैसे उसने सोचा कि मेरे पास ऑप्शन ही क्यों नहीं है। हालांकि इसको जो पहले छोड़ा गया वो इसलिए छोड़ा गया होगा कि यार ये BLA का एक्टिव पार्ट नहीं है, लेकिन इसने बाद में उनको भी गलत साबित किया और फिर यह है कि बाद में ये मारा गया बंदा। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, दो, एक तो यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि वो जबरी गुमशुदगी का शिकार था तो इसलिए वो BLA में गया, आप दूसरे अल्फाज में ये साबित करना चाह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा को बंदा किसी को ये किडनैप कर लें, उठा लें, तो उसको वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वापस करें तो वो BLA में चला जाता है। यानी कि आप ये जवाब फराहम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि लड़कों को लाहौर में जब लेकर आते हैं, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स पर आते हैं, मकसद ये होता है कि नफ़रत ख़त्म की जाए। अगर आपको पंजाब में लाकर भी आपकी नफ़रत ही ख़त्म नहीं होती तो बताएं कि आपका क्या हल, क्या तलाश किया जाए। आपके वसाइल में पहले से इजाफा हुआ है बलूचिस्तान में। पहले आप कहते थे जी गैस नहीं मिलती, फ़लाँ चीज़ नहीं मिलती, अभी तो आपके हर साल जो है बजट आपका सरप्लस होता है। आप यानी कि उस चीज़ पर भी खुश नहीं है, बल्कि ये है कि अगर कोई डेवलपमेंट के काम होते हैं तो उधर भी BLA वाले अटैक करते हैं। अगर आपके बंदे पंजाब में आकर पढ़ते हैं तो वो भी किसी ना किसी तरीके से ये अपनी एक ड्यूटी समझते हैं कि हम BLA के साथ राब्ते में रहें, और फिर ये है कि हम पर शक भी ना किया जाए, लेकिन हम जो चाहें हम करते रहें। ठीक है, तो एनीवे ये एक बड़ा एक होपलेस केस है कि एक बंदा, यानी कि इसने बेसिकली जो जबरी गुमशुदगियों वाला एक पूरा नैरेटिव है उसको इसने डिमोलिश किया है। इसने ये साबित करने की कोशिश की है कि एक दफ़ा जो बंदा उठाया गया अगर उसको वापस भेजा गया तो वो BLA का हिस्सा बनेगा। दैट इज़ वेरी डेंजरस। अब तीसरा जो है, यानी कि हम आ जाते हैं जो एक ट्रंप पर, कि ट्रंप ईरान में क्या करने जा रहा है। आज एक न्यूयॉर्क टाइम में रिपोर्ट आई है कि ट्रंप प्लान कर रहा है कि मैं एक लिमिटेड स्ट्राइक करूं ईरान पर, और उसके बाद ज़रा इन्हों दे गोडे गिटे सेका ईरानियों के, और उसके बाद जो है ये मेरे साथ मुज़ाकरात करेंगे। ट्रंप भी आपको पता है कि अपने लेवल पे बदमाश आदमी है। वो पहले उधर जाके इर्द गिर्द उसने अपनी पूरी फौजी ताकत इकट्ठी की हुई है और साथ उनको कह रहा है कि लेट्स हैव अ फेयर डील। भाई फेयर डील कैसे होती है? इस तरीके से फेयर डील होती है कि आप पूरा हर तरफ से आपने गन्ने तानी हुई हैं, बंदूकें तानी हुई हैं, और आप साथ कह रहे हैं कि लेट्स हैव अ फेयर डील। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं जी कि हम लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। बेसिकली एक मकसद तो ये है कि ये आप अमरीकी मीडिया के ज़रिए एक ईरान को धमकाना है, क्योंकि उनको जुमेरात को फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। उससे पहले धमकाना है जी कि अगर आप बाज नहीं आएंगे, आप हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो उसके बाद जो है यानी कि हम आप पर अटैक करेंगे। पहले लिमिटेड करेंगे और फिर उससे बड़ा करेंगे। तो लिमिटेड स्ट्राइक तो ये पहले भी कर चुके हैं, जब उनकी एटॉमिक इंस्टॉलेशंस को भी हिट कर चुके हैं। जो उसका अपना स्पेशल एनवाई है ट्रंप का, विटकॉफ, वो कह रहे हैं जी कि ट्रंप जो है ना वो हैरान है कि ईरान अभी तक उससे डरा नहीं है। तो बेसिकली ये जो मीडिया रिपोर्ट है ये भी मुझे डराने के लिए लगती है। और अगर आप जो है अल्टीमेटली इसके स्टेक्स क्या हैं, यानी कि एक तो ये है कि बेतबारा आदमी है, और दूसरा ये है कि अगर तुम इस तरह स्ट्राइक करोगे तो क्या उसके बाद जो है तुम्हारी डील हो जाएगी? डील तुम्हारी फिर नहीं होगी। और चौथी चीज़, अगर तुम वेनेजुएला की तरह रजीम चेंज करोगे, ईरान में रजीम चेंज करोगे, तो आपने देखा है कि जिस जिस जगह पर इन्होंने रजीम चेंज किया उसके बाद तबाही आई है। आप वो जो मौजूदा रजीम है, अच्छा है बुरा है,
इस बात से कतई नज़र कोई नए वाला उधर कोई ऐसा कोई एक नया मुतबादल उधर मौजूद नहीं है। पहले इराक़ में ये इस तरह का तजर्बा कर चुके हैं, पहले ये लीबिया में इस तरह का तजर्बा कर चुके हैं। आई डोंट नो है कोई नवा चाने राह ने ना चढ़ाए, आई डोंट नो कि ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, ये इस टाइम पूरी दुनिया के लिए इम्तिहान है। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।